वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुआ था मैथ के, उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे सेशन में। दोस्तों अगर हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, हुआ था 24/8/2018 में। ठीक है, प्रीवियस का है, इसके मैथ के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन ही रहा। देखो दोस्तों क्या बोला, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गति पर चल रही रेलगाड़ी 455 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, ये निकालना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, देखो पहले ऑप्शन में देखेंगे हम कि सारी की सारी मीटर में रखी है ना। तो इसकी जो किलोमीटर है ना गति से रेलगाड़ी की, इसको पहले मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। यानी कि 78 किलोमीटर पर आवर में रखा है ना, इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे बना लेंगे। 78 को हम क्या करेंगे, 78 5/18 को हम कर देंगे, गुणा कर देते तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी 455 लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है। देखो दोस्तों, एक तो रेलगाड़ी अपनी लेंथ को पार करेगी और एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी पार करेगी। ठीक है, तो मान के चलो रेलगाड़ी की लेंथ हम टी मान लेते हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है, 455। ठीक है, इस लेंथ को कौन सी दर से पार करेगी, इस दर से पार करेगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो इसे काट देते हैं हम, 9 से काटते हैं, हाथ हाथ से काट देते हैं। फिर ये 3 3 6 और ये 39 हो गया। फिर ये तीन के पाड़े से 3 के 9, 3 कम 3, 3 के 9। ठीक है, अब ये 13 पंजे 65, ये हो गया 65/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये इसकी चाल आ गई। तो ये हमारी तो दूरी आ गई ना, टोटल दूरी बटे में चाल, यानी 65/3 इजिकल टू कितना आना चाहिए दोस्तों हमारा, 27 सेकेंड। समय, ये देखो ये दूरी है, ये स्पीड है और ये चाल है, ये समय है। तो दोस्तों बस हमें इसको सिंप्लीफिकेशन बन गया ये। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे इसको, देखो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ ऊपर वाला। देखो दोस्तों, अब इसको अगर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इधर हो जाएगा 3t प्लस में 455 बटे में 65 इजिकल टू 27। ठीक है, 27 3 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 में 27 हो जाएगा। फिर उसको 65 को हम उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 65। तो फर्दर सोल्व करेंगे तो 65 को 5 से 9 5 45 का 5 हासिल लग गया 4, 6 निम 54, 54 और 4, 54 4 कितना हो गया 58। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना बचा t प्लस में 455। बस टी की वैल्यू निकालनी है, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से 455 घटा दोगे आप तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ गया और ये 3 आ गया और ये 1 आ गया 130। ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई दोस्तों, 130 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा दोस्तों, अगर नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 4 6 5 7 9 8 10 इतना दे रखा है। संकलित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको पता है बहुलक जो ज़्यादा नंबर ऑफ होता है रिपीटेशन, उसको कहते हैं बहुलक। तो बहुलक देखो दोस्तों कितने क्या रहे, एक इसका 7 है, ये भी 7 है, ये 4 बार 7 आया है दोस्तों। और किसी का आया है क्या, देखते हैं, 6 लग रहा है, एक 6 रहा, एक 6 रहा, बस 6 2, मतलब 7 4 बार आया, सबसे ज़्यादा 7 ही रिपीट हुआ। तो हमारा बहुलक कितना जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऋतु को एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करनी है। उसने 20% समय तक आवश्यक औसत गति के 80% यात्रा की। शेष 80% समय तक उसे आवश्यक औसत गति के कितने परसेंट करनी चाहिए। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ऋतु को एक निश्चित समय में यात्रा करनी। मान लो ऋतु का निश्चित समय है, वो क्या है, टी है। ठीक है, और इसकी जो औसत गति है ना, गति को हम स्पीड मानते हैं, यानी ऐसे मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों ये टाइम है और ये स्पीड है। अगर हम इसका मल्टीपल करें तो क्या दोस्तों हमें इसकी टोटल दूरी नहीं आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ रखना। लेकिन अब क्या कह रहा है इसमें कि वो जो है ना पूरा 100% टाइम का यूज़ नहीं कर रही, 100% औसत गति का यूज़ नहीं कर रही, वो कर रही है टी जो है वो। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने 20% समय तक, 20% समय, यानी इस टी का 20%, यानी कि इसका 20% ही वो यूज करके आगे करके 80% औसत गति का 80%, और उस गति का 80%, 100% ना करके उस गति का 80% यूज़ करके इतनी दूरी तय करी। क्योंकि ये समय गुणे में स्पीड, इतना दूरी उसने तय कर लिया। ठीक है,
तो अब वो कह रहा है कि जो बची हुई दूरी है ना, टोटल दूरी तो हमारी एस टी है। अब इतनी दूरी, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। 20 पंजी 100 हो जाएगा दोस्तों। ये 0 0 काट देंगे, ये 4 का 4, 5 का 5। फर्दर सॉल्व करेंगे तो जैसे 4 पर क्या बचा, 4 बचा, एस बचा और टी बचा, और ये नीचे 25 बचा। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो देखो इतनी दूरी तो उसने तय कर ली। अब बाकी कितनी बची दूरी, टोटल दूरी तो एस टी है, तो टोटल दूरी में से एस टी में से अगर हम इसको घटा देंगे तो बची हुई दूरी निकल जाएगी। तो इसको घटाएंगे, तो यहाँ घटा लेते हैं इसको, तो 25 एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 25, एक मिनट, सॉल्व करेंगे तो 25 एस टी हो जाएगा और माइनस में 4 एस टी। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 21 एस टी बाई 25। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा रिमेनिंग। अब इसी काम को देखो, इसी काम को, इसी टोटल काम को, इसी जो बचा हुआ काम है उसी काम को कह रहा है कि शेष 80% समय तक तथा औसत गति कितने प्रतिशत से इस बचे हुए कामों को पूरा करेगा। समझ गए दोस्तों। तो मैं इसको इतना नोट कर लेना, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, देखो ये बचा हुआ जो काम है ना, इसको छोड़ता हूँ बस यहाँ पे है। बचा हुआ काम कितना है हमारा, 21 एस टी बाई में 25। ठीक है, ये था। अब इसी काम को दोस्तों क्या कर रहा है, 80% समय तक, समय कितना था, टी था, टी का 80% वो यूज़ करेगी, और औसत स्पीड का वो कितना प्रतिशत यूज़ करे, उस कितने प्रतिशत को हम मान लेते हैं पी मान लेते हैं। ठीक है, पी प्रतिशत से। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये 4 से ये 5 कट जाएगा, और ये 25 चौके 100 हो जाएगा इधर। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 से 4 कट गया, और ये देखो एस से एस कट जाएगा, और टी से टी कट जाएगा। तो बचा क्या, देखो ये 21 बचा, सारा कट गया, और इधर क्या बचा, सिर्फ पी बचा, और नीचे क्या बचा, सिर्फ ये 5 बचा। ठीक है दोस्तों, तो पी वही तो परसेंटेज है बढ़ोतरी वाला, तो बस हम इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो आंसर कितना है, 105 पी। यानी कि उसको औसत गति के 105% यात्रा करनी होगी, तभी उसकी जो बची हुई दूरी है समय पे कंप्लीट हो जाएगी। ये है क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सिंप्लीफिकेशन है, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो, चलो क्रॉस कर देते हैं इसे। 21 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 162 मल्टीपल में 512। ठीक है दोस्तों, यही हुआ ना, हाँ यही होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, हमें एक की वैल्यू निकालनी है ना, अंडर रूट निकाल लो इसका। 512 का तो 8 की क्यूब होता है, 8 8 8 3 बार लिख देंगे, और इसको करेंगे तो 2 मल्टीपल में ये 8 1 81 आ गया ना, 2 से हमने काट दिया इसको। तो उसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो कितना हो गया ये 2 मल्टीपल में, और ये 9 मल्टीपल में 9, और मल्टीपल में 8 मल्टीपल में 8 मल्टीपल में 8 लिख लो। तो देखो इन दोनों में से तो एक तो निकल जाएगा, और इन 8 में से एक निकल जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, बचेगा इधर देखो, ये 2 बार 8 है, इसमें 3 2 2 के पेयर्स बनेंगे। इसमें देखो यूँ लिख सकते हैं 2 मल्टीपल में 2। ठीक है, 3 और 1 ये रहा, तो इसमें से 2 निकल जाएंगे, यानी कि 2 मल्टीपल 2 निकल जाएंगे। तो अभी अंडर रूट हट गया। ठीक है, अब बचा क्या, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। फिर एक की वैल्यू निकालना, फिर एक का अंडर रूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अंडर रूट फिर करेंगे इसको, तो इसको कितना होगा यहाँ पे, 3 मल्टीपल में 3, और ये 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल में 2। ठीक है, तो इसमें से देखो इन दोनों में से अब एक की वैल्यू निकलेगी, तो 2 में से इसमें से एक निकालेंगे, 2 पेयर में से एक निकालेंगे, 2 पेयर में से एक निकालेंगे, तो कितना आएगा, ये 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 मल्टीपल में 2 मल्टीपल में 2, और एक दोस्तों इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें 3 में से एक निकाल लिया यहाँ पे, एक इधर निकाल लिया, एक इधर निकाल लिया, अब ये बचा कितना, 4 3 12 अंडर रूट में 2। ये आंसर आना चाहिए दोस्तों, बट ऑप्शन में है नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है दोस्तों। ठीक है, आप भी ट्राई करके देखना। ठीक है, और कमेंट में बताना क्या गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, मेरे हिसाब से गड़बड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये तो पहले से ही गड़बड़ी है, अष्टभुज वाला लिखा ना। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन दिस क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड ऑल द कैंडिडेट।
एग्जामिनर ने इसको वो कर रखा है, ठीक है। ये भी गलती है, इसको नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। जब गलत है तो करके क्या फ़ायदा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला देखते हैं दोस्तों। यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर, 20% किराए पर खर्च करता है और शेष 15% बचाता है तो उसका मासिक वेतन क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी किसी व्यक्ति की आय होगी, उसमें से क्या करता है, वो व्यय करता है, और जो व्यय आय में से मतलब इनकी इनकम में से खर्चे करने के बाद क्या खर्चा करता है, वो बचाता ही तो है, बचत करता है वो, ठीक है। कॉमन सेंस, ठीक है। अब देखो उसके संटी का अपने वेतन का, मान लो उसकी वेतन एक्स है, ठीक है। अब एक्स का 50%, यानी एक्स का 50%, एक्स बटे 2 ही होगा ना, 50% 1/2 ही होता है, ठीक है। और 20% किराए पे खर्च करता है, फिर 20% किराए पर, एक्स का 20% कितना हो जाएगा, x/5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये भी खर्चा है और ये भी खर्चा है, ये भोजन पे करता है और ये किराए पे करता है। तो करने के बाद अब क्या बोल रहा है कि 1500 रुपये बचाता है, ठीक है दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, कितना जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10x और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5x और यहाँ पे कितना जाएगा हमारा 2x = में 1500, ठीक है। अब देखो, अब 10x में से 7x चला जाएगा तो 3x बचेगा, और इधर कितना बच जाएगा हमारा 15, 0 0, और ये 10 क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, बराबर के उधर ले आएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 से काट देंगे यानी कि 5000, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला, ये क्वेश्चन सही था। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दो संख्याओं के विभाजन से 6 प्राप्त होता है तथा उनका गुणनफल 96 प्राप्त होता है। इन दोनों संख्याओं के योग और अंतर गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, दो संख्या, मान लो दोनों संख्या x और y हैं, दोनों संख्याओं का विभाजन है, संख्या x बटे y कितनी वैल्यू दे रखा है, 6 बोल रखा है इसमें, ठीक है। तब उनका गुणनफल यानी कि x y का गुणनफल कितना दे रखा है, 96, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, उन दोनों संख्याओं का योग और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल का योग निकालना है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल, ठीक है। तो पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो दोस्तों, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, x = में 6y, बस इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस वाले में, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो 6y मल्टीपल में y = 96, ठीक है। 6 के पाड़े से कटेगा, ये नहीं कटेगा तो नहीं, कट जाएगा, आई थिंक कट जाएगा। 6 के पाड़े में 6 कम 6 और 6 36, ठीक है। तो y की स्क्वायर = 16, तो y = 4, ठीक है दोस्तों। y की वैल्यू 4 आ गई। अब y की वैल्यू जब 4 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24, इसमें पुट कर दो, इस वाले में पुट कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 6 चौके 6 मल्टीपल 4 यानी कि 24, ठीक है। तो x की वैल्यू 24 आ गई और y की वैल्यू 4 आ गई, ये बात नोटिस करना। अब क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं के योग, इन दोनों संख्याओं को योग, x + y का योग और इनका अंतर, यही पूछा ना। तो x की वैल्यू तो 24 से 4 ही कितना हो गया, 28 हो गया, मल्टीपल में इन दोनों से घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, तो गुणा कर दो, 8 दूनी 16 का 6 ऐसे लगा, 1 दूनी 4 की 5 और 0 560, ये आंसर है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखो क्या बोल रहा है, निम्न बार ग्राफ में कंपनी XYZ द्वारा पिछले 10 वर्षों में विक्रय किए गए पर्सनल कंप्यूटर की जानकारी देखा है। ये कह रहा है कि एक कंपनी है XYZ और उसमें 10 सालों के ना सेल्स बता रखा है कंप्यूटरों के, 10 सालों के विक्रय, सेलिंग मतलब पर्सनल कंप्यूटर की सेलिंग को 10 सालों में 10 सालों की सेलिंग दिखा रखा है XY कंपनी की, ठीक है। तो उसने ये पूछा है किन वर्षों के दौरान लगातार बिक्री बढ़ी है, ये पूछा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ तक बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, घटना स्टार्ट हो गया। तो उसका मतलब 2004 से लेके 2008 तक, ऑप्शन देखो 2004 से 2008 तक, ठीक है दोस्तों। इस तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान था, ये ऑब्जर्वेशन से ही करने वाला था। चलो दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। 5 साल पहले जेमिनी और जतिन के वेतन का अनुपात 1:3 था। हर साल जेमिनी के वेतन में 300 और जतिन के वेतन में 100 रुपये की वृद्धि होती है। यदि आज से 5 साल बाद उनका वेतन समान होता है तो जतिन का वर्तमान वेतन कितना है। देखो दोस्तों, जेमिनी और जतिन, यहाँ पे लिख लेते हैं, जेमिनी क्या था, जतिन, इनका जो रेशियो है 1:3 है, ठीक है। रेशियो इतना है। अब उसकी एक्चुअली अमाउंट अगर हम x से मल्टीपल कर दोनों साइड तो x 3x हो जाएगा, ये x हो जाएगा 3x। अभी इसका एक्चुअली वो आ गया, ठीक है। तो कह रहा है कि ना जेमिनी के वेतन में 300 और जेमिनी के वेतन में 300 की वृद्धि होती है, हर साल होती है ना, देखो। और ये 5 साल पहले का है, ये 5 साल पहले का बोला ना यहाँ पे, 5 साल पहले का। देखो दोस्तों,
अगर अब की बात की जाए, 5 साल पहले से ही अगर स्टार्ट की जाए तो 5 साल अब तक आने 5 साल हो जाएगा और 5 साल आगे का पूछा है तो यानी कि 10 साल हो जाएगा। तो देखो, अगर देखो जमिनी की जो 5 साल पहले की जो वेतन वो एक्स है, ठीक है, तो आज 5 साल पहले और अब आने में 5 ही और 5 साल पहले का यानी 10 साल होगा। तो इसका मतलब उसके 10 साल 300 रुपये हर साल बढ़ रहा है, तो 10 साल में कितना बढ़ जाएगा? 3,000 बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यही तो इक्वल दे रखा है ना, यही तो इक्वल दे रखा है। मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे कि 10 सालों के आज से 5 साल के बाद उसका वेतन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा इसके। तो अब इसमें क्या वृद्धि हो रहा है? 100 रुपये प्रति वर्ष हो रहा है, तो 10 सालों में कितना हो जाएगा? 1,000, यानी कि 3x प्लस में 1,000। आई होप गाइस ये आपको समझ आ रहा होगा। ईजी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। बस इसको क्रॉस कर, इसको बराबर एक्स को उधर ले जाओ, बराबर कर 2x हो जाएगा ये घटाने पर, और इसको इधर ले जाओगे तो 2,000 हो जाएगा ये। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 1,000। ठीक है, काटेंगे ना, इससे कट जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 1,000। अब जब एक्स की वैल्यू 1,000 आ गई ना, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो 5 साल पहले वाले में। तो जेमिनी का कितना आ गया? 1,000 रुपये था, और इसका कितना आ गया? ये 3,000 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये 5 साल पहले का, देखो यहाँ पे 5 साल पहले का है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जतिन की वर्तमान कितनी, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी बताइए? 3,000 ये है। ठीक है, 3,000 ये हो गई। अब जतिन जो है, जतिन में क्या हो रहा है? हर साल 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 5 साल में कितनी होगी? 500 की होगी, होगी ना 500 की। तो 3,000 और प्लस में जो वृद्धि हुई 500, तो कितना हो गया टोटल अब की? 5 साल बाद की कितनी हुई इसकी? 3,500 आय हो गई। ठीक है दोस्तों, आय होगा, समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 140 किलोमीटर पर आवर की गति का समान त्वरित होती है तो दूरी कितनी होगी? ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको करेंगे। देखो, दूरी का जो फॉर्मूला होता है ut प्लस में 1/2 ut at की स्क्वायर, ये होता है दूरी का फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, तो उसमें पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या। देखो, प्रारंभिक जो दे रखा है ना, वो दे रखा है 0, और जो अंतिम वेग दे रखा है ना, वो दे रखा है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। 144 को 5/18 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 से चला जाएगा, ये 2, सॉरी ये 2 से नहीं, ये 7 2 ठीक से चला गया, 9 8 72 और 8 5 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग हो गया। और टाइम कितना दे रखा है इसका? 20 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, यहाँ ऊपर निकाल लेता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा? अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग, यानी कि 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 ही आएगा। ठीक है, और 20 टाइम, नीचे टाइम होता है, टाइम 20 से काटेंगे तो 2, तो हमारा कितना आ गया एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में इसका एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन आ गया दोस्तों। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, बस हमें दूरी तो निकालनी है। तो यू कितना है दोस्तों? प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, और प्लस में 1/2, ए का कितना निकला मान? 2 निकला है, और टी कितना है हमारा? 20 सेकंड है ना, तो 20 की स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया और बचा कितना? सिर्फ 400 बचा। तो दूरी कितनी आ गई? 400 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसको बस फॉर्मूले पे होता है ये। ठीक है, हो जाएगा, आसान है। अगला क्वेश्चन डालते हैं। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन देखते हैं। 1,000 से बड़ी वो बड़ी से बड़ी घन संख्या प्राप्त करने में दोस्तों, मतलब घन संख्या मतलब सेम मतलब 3 में से एक घन संख्या प्राप्त करने, समझ गए दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या, पहले तो इन सबका एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि ये कंडीशन ये कह रहा है कि ये तीनों संख्या विभाजित भी होनी चाहिए और घन संख्या भी होनी चाहिए। तो इनका एक कितना आ गया? 12 हो गया। ठीक है, अब 12 का घन संख्या कितना होगा? 12 × 12 करेंगे ना, जब तो आएगा घन, समझ रहे हो दोस्तों। तो इन तीनों को जब गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? 17 28। ठीक है दोस्तों, यही पूछा है ये, क्योंकि देखो हम इनके तो इसका तो एलसीएम आ गया 12। ठीक है, तो अब कौन सी 2 संख्या लिखें ताकि इसका गम संख्या, और तो कुछ ले ही नहीं सकते ना। 12 जब एक आ गया तो 2 12 ही लेना पड़ेगा, तो इनसे गुणा करेंगे तो 17 28 लगेगा। करके देख लो, 144 होता है, अब 12 करेंगे इसको तो 8 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, और ये 4 4 और 1 करेंगे तो 8 8 4 12 का 2 से लगा 1 6 1 7 128। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 सदस्य के एक समूह का औसत स्कोर 8 था। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत अंक 8 था, तो टोटल कितना जाएगा? 12 8 96। ठीक है दोस्तों, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था n सदस्य के, तो उनका टोटल कितना होगा? 10 n हो जाएगा। ठीक है,
नंबर ऑफ सदस्य n है और उनका स्कोर इतना है, तो टोटल कितना हो, यही तो होता है। दोनों का मल्टीपल करो, जैसे 12 और 8 का गुणा किया हमने, यहाँ पे लिखा 12 मल्टीपल में 8, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे क्या 10 मल्टीपल में n, ठीक है। यदि संयुक्त औसत कितना है, इतना है। देखो इन दोनों की जो जमा है ना, इसकी और इसकी, संयुक्त औसत जो है हमारा कितना है, संयुक्त औसत एक में 12 थे सदस्य और उसमें कितने सदस्य थे, n थे। तो इन दोनों की गुणा करेंगे किससे, 9.2 से। 9.2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 दूनी 24 का 4, हासिल लग गया 2, 12 निम्मा, 12 24 का 4 लगेगा 2, 12 निम्मा 108 और ये 110 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और एक दशमलव भी तो था, यहाँ दशमलव लगा दो, ठीक है, दशमलव लग गया। फिर प्लस में इसको करेंगे तो 9.2n, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व कर दिया, मतलब इन दोनों की जमा इसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है, इन दोनों के इसके, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, ये 96 है, 110 है, तो इसमें से घटा देंगे तो 0.4 आ जाएगा। और 10 में से 6 गया तो 4 ही आएगा, और 10 में से 9 गया तो 1 आएगा। ये हो गया सॉल्व। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो इसमें से घटा देंगे 2 में से, तो कितना जाएगा 0.8 आ जाएगा। फिर दोस्तों n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू इसमें से बस डिवाइड कर दो 0.8 को, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 8 से 4 कट जाएगा, ये 7 2 कट जाएगा, और फिर 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 18 आ जाएगा n की वैल्यू सॉल्व करने पे, ठीक है दोस्तों। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है पर समय से पहुंचती है। देखो दोस्तों, उसकी जो वास्तविक स्पीड थी ना, उसकी s मान लो, ठीक है, s किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये है। तो अगर ये इसी स्पीड से चलता ना तो 6 मिनट देरी पे ही चलता रहता। तो जो अगला स्टेशन 36 किलोमीटर, देखो 36 की अगर स्पीड को, 36 किलोमीटर की दूरी को अगर ऐसी स्पीड से चलता तो 6 मिनट की देरी लगता हमेशा, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन अभी क्या कह रहा है, इसी दूरी को ना, वो इसी जो दूरी की 36 किलोमीटर की दूरी है, जो औसत चाल है, वो तो चल रहा है, प्लस में 4 बढ़ा दे रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे रहा है। यानी जितनी थी उतनी तो है ही, 4 और बढ़ा दे रहा है। तो इससे क्या होने से क्या हो रहा है कि 6 मिनट का जो था ना, जो पहले लेट चल रही थी, वो क्या हो रही है, बराबर हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है ये ज़्यादा होगा 6 मिनट इससे, ही ना, ये तो कह रहा है ना, ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 6 मिनट ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 6 मिनट को घंटे में कैसे बदलेंगे, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, तो काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, क्या आएगा हमारा s प्लस में 4, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा 36s, ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, प्लस में ये 4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे इसमें 36s इज इक्वल टू 1/10, ठीक। इसको और सॉल्व कर दो ऐसे ही, तो 36 ऐसे 36 तो कट ही जाना है, तो 6 चौक की 24 का 4 आ जाएगा, हासिल लगा 2 4 12 13 14, ये 44 हो जाएगा। और ये 36 से 36 तो कट ही जाना है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, नीचे इसको पहले ऊपर को मिटाता हूँ, ऊपर का नोट कर लिया होगा आपने, ऊपर का मिटाता हूँ पहले यहाँ से मैं। देखो दोस्तों, ये तो हो गया, जब हमने ऊपर का सोल्व किया तो 144 आ गया था, और नीचे कितना था, s प्लस में 4 इज इक्वल टू 1/10, ठीक है। नीचे का अब रफ कर देता हूँ सारा, ठीक है। अब देखो इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 4 4 0 क्रॉस मल्टीप्लाई तो x की स्क्वायर प्लस में 4s की स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक द्विघात बहुपद बन गया, तो उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, द्विघात बहुपद को दोस्तों इसको आगे सॉल्व करेंगे तो उसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, s की स्क्वायर प्लस में 4s की स्क्वायर माइनस में, ये हो गया हमारा, एक मिनट, इक्वल टू 0। तो इसके ऐसे गुणनखंड निकालो ना, ताकि गुणा करने पर 14 40 आए और माइनस करने पर 4 आए, ठीक है। तो ऐसे दो गुणनखंड आ गए 40 और 36, ठीक है। और ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें प्लस वाला लेते हैं, फर्दर सॉल्व करोगे तो, ठीक है दोस्तों। तो ट्रेन की वास्तविक स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर पर आ जाएगी, सॉल्व कर लेना आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
राम सीता से कहता है, मैं जब तुम्हारी वर्तमान आयु का था, अभी मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की दोगुनी है। उनकी आयु का एक 63 वर्ष है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कर दिया कि उनकी जो आयु का एक 63 है। मान लो राम की जो आयु है अगर x है ना, तो सीता की आयु कितनी हो जाएगी इसकी 63 माइनस एक्स, की दोनों का आयु है। ठीक है, ये तो चीज़ समझ आ गई। अब आगे तो ये कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, अभी देखो उसकी वर्तमान आयु इतनी है। ठीक है, तो मान लो जब ये राम की आयु होती है 63 माइनस में एक्स, ये कह रहा है वर्तमान आयु। देखो एक चीज़ तो ये भी है, दो लोगों में एज जो होती है ना, दो लोगों की जो एज का जो डिफरेंस होता है वो साल के प्रत्येक प्रत्येक ईयर बराबर ही होगा। मान के चलो 10 साल बाद भी उतनी डिफरेंस रहेगा, 20 साल बाद भी उतनी डिफरेंस रहेगा दो लोगों की आयु में। ठीक है, तो ये है, तो इनकी डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, एक्स डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका 63 माइनस में एक्स, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना जाएगा हमारा 2x माइनस में 63। इनकी आयु के बीच का जो डिफरेंस है ना ये है, इतना है। ठीक है, मैंने इन दोनों का डिफरेंस किया है बस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर ये कह रहा है कि जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, जब इसकी वर्तमान आयु इतनी थी, किसकी, राम की, जब बोला ना जब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, जब राम जब इतने साल का था पहले था, तो सीता भी तो इससे छोटी ही होगी ना। समझ रहे हो दोस्तों, देखो राम कितनी है, राम की आयु इतनी है, तो सीता की आयु कितनी होगी उस समय की, उस समय की राम की आयु तो इतनी है, तो जाहिर सी बात है सीता इससे और भी छोटी होगी। तो कितनी छोटी होगी, उनके डिफरेंस के ही से छोटी होगी ना, तो हम माइनस कर देंगे इसको, ये 2x माइनस में 63, ये अब आ जाएगा ये हमारी सीता की आयु उस समय की। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सीता की आयु। ठीक है दोस्तों, ये बात समझने वाली है, क्योंकि देखो ये राम की तो आयु उस समय की है जब वो सीता वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सीता की जो वर्तमान आयु अब है ना, अगर राम जब इसी साल का था तो इससे तो छोटी होगी ना वो, तो कितनी छोटी होगी, उनकी डिफरेंस की से छोटी होगी। बस इसको सॉल्व कर दो, 63 माइनस में एक्स माइनस में 2x और ये प्लस में 63। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा ये, और ये 63 3 3 6 और 6 12 126, यानी सीता की उस समय की आयु कितनी है, इतनी है। तो बस ये वही बोल रहा है कि उस समय की आयु से इस समय की आयु, उस समय की जो सीता की जो आयु थी ना, और राम की इस समय की जो आयु है उससे वो दोगुनी है। इसका मतलब इस समय आयु कितनी है उसकी, x है। तो यही तो है, यही तो x जो है, यही x दो इसकी दोगुनी होगी। तो अगर हम इसको इक्वल करें तो कैसे करेंगे, तो ये 2 और 126 माइनस में 3x ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस हमको ना x की यानी कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात है, दोनों की आयु ज्ञात की, दोनों की आयु निकालनी है ना। चलो दोनों की निकालते हैं। पहले तो इतना तो समझ आ गया ना दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लो लेना, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको इससे रफ कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इजिकल टू में 2 से का 6 दिन 6 6 12 का 2 हंसी लग गया, 1 2 4 1 5 152 आ गया, माइनस में 3 3 2 6x हो जाएगा ना, 6x हो जाएगा। तो उधर जाके क्या कितना है, 7x हो जाएगा, ये 7x जाएगा 152। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 दूनी 14, दो आएगा ना, 252 आएगा ना यहाँ पे। तो 2 से जब गुणा करेंगे इसको, देखो इसको गुणा करेंगे ना यहाँ पे तो 252 आएगा। ठीक है, अगर 7 आ जाएगा तो 252 बटे में 7, तो 7 तरीके 21। ठीक है, और यहाँ पे 7 6 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। जब x की वैल्यू 36 आ गई और दोनों की आयु का योग कितना 63 था, तो आशा की सीता की आयु कितनी आ जाएगी, सीता की आ जाएगी हमारी 7 और ये 2 27 आ जाएगी। तो बस यही तो पूछा था, दोनों की आयु, तो राम की कितनी आ गई 36 आ गई, इसकी 37 27 आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, इसको आराम से ध्यान से पढ़ोगे ना तब समझ आएगा। इसमें एक ही मेथड लग रहा है कि दो लोगों की जो आयु है ना, जो दो लोगों की कोई भी आयु होगी, वो उनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा ना, वो कितने साल बाद भी ना उतना ही डिफरेंस रहने वाला है। ये मेथड लग रहा है, बाकी ये ईजी है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन डालते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा है, एक महल में निजी संग्रहालय बना हुआ है। निम्नलिखित तालिका वहाँ एक हफ्ते में आने वाले आगंतुकों की संख्या को दर्शाता है। यदि प्रति प्रवेश 100 रुपये चार्ज करते हैं तो दिए गए सप्ताह की कुल आय कितनी है होगी। अच्छा, एक संग्रहालय में आने वालों की संख्या देगा। सोमवार में देखो 30 बंदे आए थे, मंगल को भी 30 आए थे, बुधवार को 40 आए थे, इसको भी 30 आए थे, इसको भी 40 आए थे, और शनिवार को 55 आए थे, और रविवार को 45 आए थे। तो टोटल कितने लोग आए थे पहले तो एक हफ्ते में निकाल लो, उसको 10 से मल्टीपल कर देना। तो कितना हो गया, 60, 100, 130 हो गया, 130, 170, 170, और ये दोनों को जोड़ देते, 5 5 10 का जो चलेगा, 1 5 5 10 यानी 270। ठीक है दोस्तों, 270 लोग आए थे और एक बंदा 100 रुपये दे रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या कह रहा है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। सिंपल सा एक लॉजिक है इसका। पृथ्वी पर जिसका भी भार होगा ना, पृथ्वी पर जो भी भार होगा ना, वो चंद्रमा का 6 गुना होता है। ठीक है, चंद्रमा का 6 गुना होता है। ये मेथड याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। तो बस पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6 हो जाएगा इसका। 1/6 कर दो उसका 6000 का, तो कितना आ जाएगा, 1000 न्यूटन ही आएगा। हाँ, न्यूटन आएगा, 1000 न्यूटन। तो 1000 है, कहीं नहीं है, यहाँ पे 1000 लिखो, 1 जीरो कम हो गई होगी शायद। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। मतलब ये है, इससे होता है, बहुत ईजी है ये। अगर द्रव्यमान पूछेगा ना, द्रव्यमान कभी भी किसी भी प्लेनेट पे चेंज नहीं होता। द्रव्यमान जो है जिसका वो उतना ही रहता है। द्रव्यमान का मतलब होता है उस वस्तु की मास ऑफ क्वांटिटी कितनी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, उसके नाभिक में, उसके सेंटर में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी की सतह पर इतना न्यूटन है तो चांद पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा उसका ना। समझ रहे हो, ये पृथ्वी का दे रखा है, देखो यहाँ इसी में लगा दो ना, यहाँ पे देखो 6000 कर दो, और ये 6 जब इधर जाएगा तो नीचे चला नहीं जाएगा, चंद्रमा नहीं आ गया। समझ रहे हो, काट दो, आ गया 1000। यार एक जीरो की कमी है, कहीं इधर चाहे उधर, यहाँ से चलो मान लो अगर 600 होगा तो ये 600 ही आएगा, और अगर उसमें एक जीरो कम हो सकता है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, समझ गए होगे, मैं पूरा बता दिया अच्छे से, इस फॉर्मूले से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पहले से ही गलत है। ठीक है, तो इसको करने की जरूरत है नहीं, इसने रेलवे ने उसको वो बता रखा है, इसमें कुछ कमी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल सबसे अच्छा है कि बेसिक से ही निकाला जाए तो ठीक रहता है। खामा यूनिट डिजिट वो यूनिट करते हैं। अब 81 के देखो, 81 9 9 81 भी था, 1 की भी पता, सब में होता है, ढूंढते रहो। सिंपल सा करो ना, ऐसे 5 से 5 कम 25 हो गया, 1 बचे 0, 1 5 5 10, कितनी जाएगा, एक बार में जाएगा खत्म। 51 पे लगाओ, आगे बढ़ो। कितनी देर में हुआ, 10 सेकंड में। अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ना ऐसे करते हैं, 2 को पकड़ते हैं पहले वाले को, 2 11 और 13 18। ठीक है, इसके हर से दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और इसके हर से इन दोनों को ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो 11 मल्टीपल 18 और 18 मल्टीपल 11, इसका मतलब नीचे जो बेस आएगा दोनों का तो सेम आना है, तो दोनों को नीचे वाले को गुणा करने की जरूरत होती नहीं। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि दोनों को गुणा बराबर ही आने वाली है। ठीक है, समझ रहे हो। तो 18 छिक्के 8 छिक 48 का 8 हाथ से लग गया 4, 8 और 6 और 4 10, 108 हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 11 है, तो ये 143 होगा। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, देखो यही तो छोटी है, ये जो छोटी है कौन सी थी, 6/11 तो थी। तो इन दोनों में हमें ये निकल गया कि ये छोटी है ये बड़ी है। ठीक है, छोटी निकालने इसलिए सही लगा रखा हूँ उस पर। तो ठीक है, अब ऐसे ही सबके साथ करना है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। इन दोनों में किया था हमने, तो ये छोटी आई थी। अब इसमें करते हैं 6 11 और ये 15 22 से करते कौन सी छोटी, देखो इसको करेंगे, इससे क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दो बस, इसको और इसको बस, क्योंकि नीचे का तो सेम ही आने वाला है जैसे मैंने बताया अभी। ठीक है, तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगेगा 12 और 1 13 आ गया, 132 आ गया ऊपर, और इसको करेंगे तो ये आ गया 165। तो कौन सा छोटा है, अभी भी यही छोटा है, इसका मतलब ये भी गया ये भी गया। अब ये दोनों बच्चा 1936 का करते हैं। ठीक है, यही कर लेते हैं, 6 11 और 19 और 36 में देखते हैं कौन वो है। ठीक है, तो उसको 6 36 से करेंगे और इसको 11 से करेंगे। 36 का 6 से लगा 3, 6 18 18 3 21,
इसको करेंगे तो 190 209 आ रहा है और ये 216 आ रहा है। तो दोस्तों इसमें तो ये छोटा आ गया। फिर ऐसे फर्दर करेंगे तो यही छोटा मिलेगा, इस पे लगाओ आगे बढ़ो। समझ गए प्रोसीजर। अगला क्वेश्चन तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। नीचे के समीकरण को हल करिए। हल करना है इसको। तो दोस्तों इसमें देखो एक फॉर्मूला लग रहा है ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो बस कुछ नहीं, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, यानी कि 15.5 में से एक बार इसको 2.2 घटा दो और 15.5 में से एक बार इसको जोड़ दो। तो जोड़ोगे 16 17 18 हो जाएगा और इसको घटाओगे तो कितने जाएगा, माइनस माइनस गया और 15 में 2 गया 13 बच गया। बस इसको गुणा कर दो 18 और 13 को, 8 तिरके 24 का 4 से लगा 2, 3 और 2 5 और ये 8 का 8 और 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 4 8 13 का 3 ऐसे लग गया 1 234। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन था, इजी था। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री से है। देखिए cos 3x की जो फॉर्मूला ये होता है और ये खामा का पता नहीं किस लिए दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो दोस्तों इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इस सेक 135 को 90 प्लस में 45 लिख सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें रेशियो में जाओ, फर्स्ट वाला ये सेकंड, इसमें ऑल स्कूल टू कॉलेज वाले सिस्टम जो होता है ये पाई/2 होता है और ये पाई होता है, ये 270 डिग्री पे होता है, ये 360 डिग्री होता है, 2 पाई और 2 पाई/3। तो ये देखो कौन इसमें आएगा, इस वाले में इसमें क्या होता है, और पॉजिटिव साइन और कोस के होते हैं, तो इससे क्या तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा ना। अब देखो माइनस तो होगा, लेकिन जो ये पाई/2 होता है ना, मतलब 90, तो सेक का किस्म चेंज हो जाता है कोस में, कोसेक में। ठीक है, और ये 45 का डिग्री 45 आएगा। बस ये आंसर है। ठीक है, ईजी है ये, इससे हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो इसका मान कितना निकला है। देखो इसको कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से है। 11 31 बाई में 39 इजिकल टू 29 रखा है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 11 दशमलव इतने और ये कितना ज़ीरो है। ये मैं दशमलव को हटाता हूँ, 29 करता हूँ, 4.4 ऊपर नीचे लग जाएगी और ये 2 इसको हटाने के लिए 2 नीचे 0, तो 2 0 से 4 0 कट जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 11 31 00 बटे में 29। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसको देखो 11 31, देखो दोस्तों 11 31 है, ये इन दोनों को आपस में सब्स्टिट्यूट कर दो तो 11 31 बटे में 29 इजकल 39। इसी की वैल्यू तो पूछिए। देखो अगर इसकी वैल्यू मैं 39 लिख दूँ और 2 0 लगा दूँ, क्या इसकी वैल्यू नहीं आ जाएगी। समझ रहे हो, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर दो 39 की, 39 में 2 0 लगा दो, आ जाएगा आंसर 39। ठीक है, ईजी है, सॉल्व भी कर लो तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन ये ईजी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन गलत है रेलवे के द्वारा। ये कि देखो ये प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को भी कर लेना दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी अपने बेटों के बीच अपनी संपत्ति विभाजित करता है। इसमें एक को आधा मिलता है, दूसरे को 1/3 मिलता है, तीसरे को 1/5, चौथे को 1000 मिलता है। उस आदमी की कुल संपत्ति कितनी थी। देखो ये क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी की संपत्ति मान लो x है। ठीक है, वो अपनी संपत्ति अपने बेटों के बीच में बांटता है। एक को आधा मिलता है, तो x का आधा कितना होगा, एक x/2 होगा। ठीक है, और दूसरे को 1/3 मिलता है, यानी x का 1/3 कितना होगा, x/3 होगा। ठीक है, और तीसरे को 1/5, 1/5 किसका 1/5, तीसरे को 1/5 और चौथे को 1000 मिलता है। दूसरे को 1/3 मिलता है, तीसरे को 1/5 और चौथे को 1/5, यानी x का बोल रहा माइनस में x/5। ठीक है, और चौथे को कितना मिलता है, 1000 रुपये मिलते हैं। चौथे को 1000 रुपये मिलते हैं, मतलब सब कुछ मिलने के बाद 1000 रुपये मिलते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000, शायद ऐसे होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 15 एलसीएम हो जाएगा, तो 15x हो जाएगा। ये 15 नहीं होगा, 5 15 15 30 होगा ना, तो ये 30x हो जाएगा। ये माइनस में 15x माइनस में 10x माइनस में 6x, 15 25 31, 30x माइनस में 31x, ये 30 इजिकल टू 1000। देखो दोस्तों क्वेश्चन ही गलत है मेरे हिसाब से, आप चेक करना ऐसे, क्योंकि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। क्वेश्चन गलत है शायद ये, आई थिंक। आप देख के बताना। अगला क्वेश्चन करते हैं।
इसमें इस सेक्शन इस जो पेपर हुआ था ये 24/10/2018 में, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा ही गलत हैं। इतने 17 के 10 साल स्पूरन ने एक जोड़ी जूते इतने रुपये में बेचे, जूते की लागत मूल्य कितनी, देखो सीपी निकालना है दोस्तों, ठीक है। जबकि क्या क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है 26-32 और प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है 17 इतना। तो इजीली कुछ नहीं, सीपी का 117.5%, एसपी की बराबर रख दो 26-32 के, तो सीपी कितना जाएगा हमारा 22-40। सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन, इसे करवाने की जरूरत है नहीं वैसे भी। अगला क्वेश्चन, एक बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 40 ग्राम है। द्रव्यमान प्रति द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना करें। देखो दोस्तों, पहले तो बिलियन समझ लो। बिलियन होता है मिक्सचर को कहते हैं, ठीक है। और विलय का मतलब होता है जो चीज़ पानी में घुल जाए उसे विलय कहते हैं। जैसे कि इसमें नमक घुल रहा है ना, तो नमक इसमें विलय है। और विलायक कौन है, जल बल इसे घुमा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझो। तो इसमें क्या बोल रहा है, विलाय की सांद्रता क्या है, तो टोटल मिक्सचर क्या है, टोटल मिक्सचर देखो 320 ग्राम तो पानी है, ठीक है, और 40 ग्राम नमक है। टोटल मिक्सचर कितना हो गया 663 इतना हो गया। अब इसमें से विलय कौन है, विलय जो होता है उसी को सांद्रता कहते हैं। विलय कितना है 40 ग्राम, तो 100 पे कितना हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा हमारा आंसर 12.7%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य। संख्याओं के एक समुच्चय का समांतर माध्य 12 है, संख्याओं के एक अन्य समुच्चय का माध्य 15 है। देखो जो पहला है और जो दूसरा है, मान लो इसके संख्याओं, इनकी नंबर ऑफ संख्या x है, इसके नंबर ऑफ संख्या y है, ठीक है। तो इसका माध्य कितना है 12, तो टोटल कितना है 12x हो जाएगा। इनके समुच्चय अगर y नंबर ऑफ हैं तो इनका माध्य 12 है, तो टोटल कितना 15y हो जाएगा। इन दोनों का समुच्चय माध्य इतना है, इसका मतलब ये इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा x + y, दोनों नंबर के ये 12 समुच्चय दे रखा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ और टोटल उसका एवरेज दोनों का, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 12.5x प्लस में 12.5y, ठीक है। तो 12x प्लस में 15y। तो अगर हम इसको उधर लेके जाएंगे तो 0.5x आ जाएगा, और इसको उधर लेके जाएंगे 12 में से घटाएंगे तो हम कितना बच जाएगा हमारा 0.5y है ना। तो घटा रहे हैं इधर, उसको हमने इधर ले गया, ठीक है। तो 15 में से चला जाएगा 12, तो 3 बचेगा, तो ये 2.5y = 0.5x, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 5 से 25 कट जाएगा, ठीक है। तो y को अगर यहाँ पर डालेंगे तो क्या आएगा, रेशियो आ गया, XY का रेशियो आ गया हमारा 5:1, ठीक है। तो यही पूछा था, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ये, एवरेज से था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहे हैं, निम्न पाई चार्ट XY द्वारा कंपनी के खेल समारोह की जानकारी दे रखी है। कंपनी का वर्ष 2016 का कुल राजस्व इतना डॉलर था। तो इसमें बस किस खेल सामग्री पे ना बिक्री की जो बिक्री दर कम है, मतलब ये कह रहा है कि एक पाई चार्ट है, ये कंपनी द्वारा किस खेल सामग्री प्राप्त राजस्व कम सबसे कम है, किस खेल सामग्री से राजस्व कम प्राप्त हुआ है वो निकालना है। तो जिसका परसेंटेज कम होगा उसी का होगा सबसे परसेंटेज। देखो टेनिस किट का आ रहा है 5%, तो टेनिस किट सामग्री पर लगा और आगे बढ़ो, ये तो ऑब्जर्वेशन से होगा। इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान के खिलाफ एक गहन अभियान के कारण पिछले वर्षों के सापेक्ष में एक क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों का प्रतिशत हर साल 10 पर गिर रहा है। यदि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों की संख्या 87-48 है तो 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी। देखो दोस्तों, धूम्रपान के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, उसकी वजह से क्या होना कि धूम्रपान करने वालों की संख्या में गिरावट आ रही है। तो 3 साल पहले का पूछा, तो मान लो 3 साल पहले का x थी धूम्रपान करने वाले, अब 10% का गिरावट हो रहा है, तो 90% के लिए होगी अगले साल के लिए, फिर अगले साल के लिए फिर 90% के लिए होगी, फिर अगले साल के 90% के लिए होगी। तो ये करने के बाद अब 3 साल के बाद कितनी होगी 87-48, ठीक है दोस्तों। बस इसको सॉल्व कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से ये भी कट गया, 1 0 ये भी कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 99-81 यहाँ पे कर देते, इसे काट दो, 9 के पार्ट से काटो सीधा इसको, 99-81 हो गया और यहाँ पे 6 बच गया ना,
तो 9×5 = 45, 9×6 = 54, 9×7 = 63, 9×7 = 63, 9×2 = 18, ये कट गया 9 से पूरा पूरा, ठीक है। फिर एक बार 9 से कटेगा, 9 × 9 = 0, 9 × 8 = 72, ये भी 9 से कट गया। फिर 9 से कट 9 × 9 = 18, फिर 9 से कट गया। फिर उसके बाद कितना बच गया हमारा, ये 12 बच गया। और इधर नीचे x बटे में कितनी जीरो बची थी, 3 जीरो ना, एक ही जीरो इसके साथ, 2 जीरो, तो 3 जीरो इसके साथ। तो क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देंगे इधर इधर, यहाँ से करेंगे इसमें, ठीक है। तो कितना जाएगा, x की वैल्यू कितना जाएगा, 12,000 रुपये, ठीक है। 3 साल पहले ये धूम्रपान करने वालों की संख्या कितनी थी, 12,000, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो पसंद आई हो और हाँ, चैनल के साथ बने रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए